हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस सी पी एस अकेडमी। आज का डेट है 28 अप्रैल। लेट्स स्टार्ट आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर टुडे। सो अगर आपको इस एनालिसिस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए @CSCP_Asam। वहाँ पर इसी एनालिसिस के बाद इसका पीडीएफ भी शेयर कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, योर प्रीलिम्स आर अप्रोचिंग। ज़्यादा दिन और नहीं है, 8 जून को आप लोगों का प्रीलिम्स है। तो अगर आपको प्रीलिम्स के लिए एक बूस्ट चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए एंड यू कैन टेक द गाइडेंस ऑफ एपीएससी ऑफ प्रीलिम्स फास्ट ट्रैक कोर्स। तो जहाँ पर आपको ये सब कैप्सूल क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्मार्ट बुक, एमसीक्यू डिस्कशंस एवरी डे कराया जा रहा है। ऑलरेडी क्लासेस आर गोइंग ऑन। अगर आपको चाहिए यू कैन अवेल इट फॉर जस्ट ₹6,499। Students, if you are interested or you're known somebody is interested for a foundation batch, if you think CSP IAS Academy can help in any way, तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और आप पराक्रम बैच जो है, जहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस बोथ आर कंडक्टेड बाय अस ऑन अ रेगुलर बेसिस। दिस इज़ अ वेरी मच फाउंडेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो विदाउट मच डिले लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स। क्या क्या करेंगे हम आज? नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे जो आसाम ट्रिब्यून से टॉपिक लिया गया है, द हिंदू में भी ये अपीयर हुआ है, आधार, एनआरसी और असम। सो आवर चीफ मिनिस्टर श्री हेमंत बिस्वा शर्मा, ही हैज़ सेड समथिंग रिलेटेड टू एनआरसी एंड असम। तो वही हम देखेंगे आज कि उन्होंने बोला है जो लोग आधार होल्डर है, अगर उन्होंने एनआरसी में अप्लाई नहीं किया है तो शायद उनका आधार भी कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रॉम एडिटोरियल ऑफ द हिंदू, जेंडर एंड लीगल राइट्स। वी विल टॉक अबाउट द ट्रांस हियर। देन वी विल सी साइमल्टेनियस इलेक्शंस, देन ट्रम्प्स पॉलिसीज इम्पैक्ट ऑन बॉन्ड्स। फिर हम देखेंगे H5N1 और लास्ट में हम देखेंगे एक्सरसाइज ध्रुव तारा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़, दैट इज़ आधार, एनआरसी एंड असम। तो क्या है न्यूज़ आज? आज न्यूज़ है द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड इन December 2024 टू टफन द आधार कार्ड मैकेनिज्म लिंक विद द एनआरसी। तो ये तो न्यूज़ था, पर अभी जो रिसेंटली मतलब कल जो बोला गया, आज न्यूज़पेपर में आया है कि अगर आधार एनआरसी से लिंक नहीं हुआ एज पर द डिक्लेरेशन बाय द गवर्नमेंट इन December 2024, अगर ये नहीं हुआ है तो ये आधार जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये टॉपिक आएगा आपके GS2 के अंदर, जहाँ पर सिटीजनशिप इश्यूज और एनआरसी रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। प्रीलिम्स में जो इंपॉर्टेंट है वो एनआरसी का मीनिंग, एनआरसी के कुछ प्रोविजंस, एनआरसी का कुछ बेसिस, ओके, एंड आधार के रिलेटेड कुछ फीचर्स पूछे जा सकते हैं। और मेंस में एक टॉपिक बनता है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वर्सेस एक्सक्लूजन रिस्क। तो मतलब यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ऑब्वियसली ऐसे भी कुछ इश्यूज है जहाँ पर आपका you are an authentic citizen, authentic resident of your state, but there is a exclusion risk। तो वो सब issues, challenges के ऊपर questions आ सकते हैं means में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं। तो आधार जो है, आधार इज़ अ 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आपका अगर आधार कार्ड है, ऐसा आधार कार्ड, तो वहाँ पर आपको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो दिया जाता है, ये 12 डिजिट का ऐसा एक नंबर होता है। सो दैट इज़ इशूड बाय UIDAI। तो ये प्रीलिम्स में ये से भी पूछेंगे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बट ये सब अगर पूछता है तो दैट विल बी अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन जो सब कोई अटेम्प्ट कर सकता है। बट यस, आपको ये भी जानना है। सो इट यूजेस बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डेटा। बायोमेट्रिक डेटा मतलब ये लाइक योर फिंगरप्रिंट्स, देन द आइरिस स्कैन। तो आपने अगर आपका आधार कार्ड बनाया होगा तो आपने अपना फिंगरप्रिंट, आइरिस को स्कैन किया है, तो वही है आपका बायोमेट्रिक, विच इज़ यूनिक, जिसका कोई भी कॉपी दूसरे के पास नहीं है। आपका फिंगरप्रिंट आपका ही आइडेंटिटी है। एक ही फिंगरप्रिंट दो इंसान के पास कभी भी नहीं हो सकता। सिमिलर इज विद केस विद द आइरिस स्कैन, मतलब योर आइज। so which will register the demographic data, मतलब population, you are the part of the demography। आधार is meant for residents and not necessarily citizens। देखिए यहाँ पर जो है आधार जो है, इट इज़ मेंट फॉर द रेजिडेंट, जो इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं, जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनके लिए आधार मीन करता है। बट आधार इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। सो ये आप याद रखिए कि जो आधार है, जो आधार कार्ड है आपका, आधार कार्ड इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। सो दिस इज वेरी क्रूशियल पॉइंट कि जो पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग आधार
तो आधार कार्ड इज़ अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप. आधार possessing an Aadhaar necessarily does not mean you are a citizen of India. तो yes, so Aadhaar card is not a proof of citizenship. ठीक है. So it is just a residential, it is an identification document, not a proof of citizenship. It is very very important. आप ये एकदम याद रखिए. तो एनआरसी क्या है? इट इज़ द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन. सो फर्स्ट टाइम इन 1951 इंडिया में एनआरसी कंपाइल हुआ था और सिर्फ असम में ही एनआरसी बनाया गया था. सो एनआरसी क्या है? इट इज़ एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ दोज हु आर लीगल इंडियन सिटीजन. तो ये एक रजिस्टर है. तो जहाँ पर जिनके नाम दर्ज होंगे उनको माना जाएगा कि दे आर लीगल इंडियन सिटीजन. ठीक है, वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं है. फाइन. तो ये 1947 के बाद डिसीजन हुआ था एनआरसी बनेगा. तो 1951 में आसाम में पहली बार एनआरसी बना था. ऑलराइट. और एनआरसी का जो अपडेट एक्सरसाइज इट स्टार्टेड एंड इट फिनिश्ड 2013 में स्टार्ट और 2019 में ये फिनिश हुआ था. ओके. सो नेक्स्ट ये जो बात है, आसाम इज़ द ओनली स्टेट. वाई ओनली आसाम? आसाम ही क्यों? तो इसमें थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. ठीक है. आई जस्ट बेग योर पेशेंस. तो हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज़ एनआरसी इन आसाम्स कॉन्टेक्स्ट. आसाम के कॉन्टेक्स्ट में ये एनआरसी क्या है? तो अगर देखते हो आसाम जो है इट इज़ वल्नरेबल. इट इज़ वल्नरेबल टू व्हाट? इट इज़ वल्नरेबल टू इलीगल इमिग्रेशन. इट इज़ वल्नरेबल टू इलीगल माइग्रेंट्स. और कोई ऐसा जगह नहीं है. क्यों? क्योंकि आसाम इट शेयर्स अ लॉन्ग एज वेल एज पोरस, मतलब सील्ड नहीं है, पोरस बॉर्डर विथ बांग्लादेश. तो इस चीज़ के वजह से लॉन्ग और पोरस बॉर्डर की वजह से, लॉन्ग भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज़ द पोरस बॉर्डर. जो पोरस है ये कम्प्लीटली सील्ड नहीं है. बहुत ही ऐसे कुछ पॉइंट्स है जहाँ से बांग्लादेशीज वो इलीगली इंडिया में माइग्रेट करते हैं, इलीगली इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करते हैं. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ इलीगल इमिग्रेशन ऑफ फ्रॉम बांग्लादेश. ये आज का नहीं, इट्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिटिकल, सोशल एज वेल एज द कल्चरल इशू. असम का भी जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है इतने सालों में, इसका बहुत ही बड़ा रीज़न और सबसे बड़ा रीज़न बांग्लादेश से किए गए इलीगल इमिग्रेशन. तो इसीलिए असम जो है इट इज़ वेरी वल्नरेबल प्लेस एंड इसीलिए यहाँ पर एनआरसी चाहिए. तो ये जो मूवमेंट है असम एनआरसी रिलेटेड मूवमेंट है जो डिमांड किया गया है, इट वाज जो स्टार्टेड, द डिमांड वाज लेड बाय सम ग्रुप्स लाइक आसू, जहाँ पर असम एजिटेशन किया गया था टू एड्रेस दिस लॉन्ग स्टैंडिंग इशू. The agitation was from 1979 to 1985 and Assam Accord ultimately sign किया गया in 1985. Okay, so Assam Accord यहाँ पर क्या बोला गया कि after the formation of Bangladesh कि 1971 March 25 के मिडनाइट तक ईस्ट पाकिस्तान से, अभी जो बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान से जो लोग आए हैं असम में उनको इंडियन सिटीजनशिप दिया जाएगा. ठीक है. उसके बाद अगर कोई आया है तो उनको इलीगल माइग्रेंट्स बोला जाएगा. ठीक है. ये है असम अकॉर्ड. ओके स्टूडेंट्स, अगर असम अकॉर्ड, लिसन एवरीवन, असम अकॉर्ड के बारे में अगर आपको अधिक और भी जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक एक दिया गया है, उस लिंक में आपको सिर्फ असम अकॉर्ड रिलेटेड एक वीडियो मिलेगा. तो वो अच्छे से आप देख लीजिए और वहाँ पर क्लियर डिटेल्स मेंशन्ड है. तो रिसेंटली आवर चीफ मिनिस्टर हैज सेड कि जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया था दिसंबर 2024 को टू रिजेक्ट आधार एप्लीकेशंस जिन्होंने एनआरसी फिलअप नहीं किया. वाई? बिकॉज टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ द इलीगल इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम दैट पॉलिटिकली अनस्टेबल बांग्लादेश. बांग्लादेश में अभी पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी चल रहा है और इंडिया के साथ भी रिलेशंस कुछ खास अभी नहीं है. ऑलराइट. उसके साथ साथ अभी अगर देखा जाए तो जो कश्मीर में इशू हुआ है उसके रिलेटेड भी आसाम में बहुत सारे ऐसे कुछ एलिमेंट्स जागरूक हो, मतलब नॉट जागरूक बट दे हैव बीन वेरी मच एक्टिव कि दे आर बिकमिंग वेरी प्रो पाकिस्तानी. तो उसको भी एड्रेस करने के लिए शायद चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने ये अनाउंसमेंट किया है.
ओके, और नेक्स्ट न्यूज़ इज़ जेंडर एंड लीगल राइट्स। देखिए यहाँ पर जो जेंडर है, यहाँ पर वी विल नॉट डिस्कस अबाउट वुमेन, रादर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एलजीबीटीक्यू। और ये हम क्यों डिस्कस करें, बिकॉज हिंदू में आर्टिकल एक आया है, बहुत ही अच्छा है। वो ज़्यादातर आपके मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जेंडर एंड स्पेस बोल के उसका टाइटल है। प्रीलिम्स में ये यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है रिगार्डिंग की राइट टू इक्वालिटी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्वेश्चंस आ सकते हैं, जहाँ पर पर्टिकुलरली एलजीबीटीक्यू के लिए कुछ ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान नहीं है, फिर भी इक्वालिटी के बारे में अगर देखते हैं तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स या फिर लेजिस्लेशंस और एक्ट्स है। ऑलराइट, पर मेंस में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है उनका सोशल एसिमिलेशन से साथ कल्चरल नॉर्म का क्या ताल्लुकात है, सिस्टमेटिक बायसनेस, अंडर रिपोर्टिंग, ये सब इश्यूज रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो लेट्स सी कि एज पर द आर्टिकल जेंडर जो है, जेंडर इज नॉट मियरली बायोलॉजिकल और सोशल कैटेगरी। जेंडर सिर्फ एक बायोलॉजिकल एलिमेंट या फिर एक सामाजिक विभाजन नहीं है कि मेल या फीमेल है या मेल फीमेल नहीं है, बट ऑल्सो अ स्पेशल एक्सपीरियंस। अभी जो स्पेशल एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फीलिंग ऑफ मल्टीपल व्यूज़। ठीक है, एक कुछ टॉपिक के ऊपर आपके बहुत सारे व्यूज़ है या फिर सोसाइटी के बहुत सारे व्यूज़ है, तो उसको हम टर्म करते हैं स्पेशल एक्सपीरियंस। तो जेंडर जो है ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल एलिमेंट या फिर सोशल सामाजिक कोई विभाजन नहीं है, बल्कि ये जेंडर जो है इसमें बहुत से व्यूज़ है समाज के। जैसे कि एक्सेस टू पब्लिक स्पेसेस, जो पब्लिक स्पेसेस है उसके उसके एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड कि सबको एक्सेसिबिलिटी मिलेगा। जैसे यहाँ पर डिस्कशन किया गया है आर्टिकल में, इफ़ वी टॉक अबाउट से रेस्ट रूम या फिर जिसको हम टॉयलेट बोलते हैं, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करते तो आपको इधर मिलेगा जेंट्स वॉशरूम या फिर लेडीज़ वॉशरूम। ऑलराइट, हर एक जगह। तो दिस इज़ अ पब्लिक स्पेस। तो यहाँ पर अगर कोई इंसान ही और शी बिलोंग्स टू द ट्रांस फैमिली, अगर वो ट्रांसजेंडर है तो उनके लिए क्या प्रावधान है, उनके लिए पब्लिक स्पेस एक्सेसिबिलिटी कैसे होगा, समाज इसको कैसे देखेगा, उनका लीगल रिकॉग्निशन क्या है, एंड व्हाट इज द प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन if a transgender is if the transgender went to a male restroom, then maybe she will face a certain discrimination. Similarly, she may be secluded from the female public space as well if the society, the female category does not accept it and male they bully it. तो वो सब, it is a kind, those are some types of discrimination आर फंडामेंटल टू द डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल। तो ऐसा, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, अगर ऐसा कुछ और भी है तो ये कुछ नहीं, इट इज़ द फंडामेंटल वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। तो ग्लोबली कुछ रिसेंट लीगल डेवलपमेंट जो हुए हैं वो कुछ खास उनके फेवर में नहीं है, वो प्रो ट्रांस नहीं है, उनके अगेंस्ट में कुछ लेजिस्लेशंस आए हैं। जैसे कि अगर यूनाइटेड किंगडम आप देखते हो, यूनाइटेड किंगडम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2024 को जो आया है, वुमेन एंड सेक्स अंडर द इक्वालिटी एक्ट। ठीक है, जो इक्वालिटी एक्ट है वहाँ पर वुमेन टर्म और सेक्स जो टर्म है, मतलब जेंडर जो है, यहाँ पर ये बायोलॉजिकल वुमेन को दर्शाता है। ठीक है, फिर से आप देख लीजिए, इक्वालिटी एक्ट 2010 यूनाइटेड किंगडम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2024 में उन्होंने बोला है कि ये जो एक्ट में वुमेन या फिर सेक्स टर्म यूज हुआ है, इट रेफर्स टू बायोलॉजिकल वुमेन। उसके साथ यूएस के जो रिसेंट पॉलिसीज है, इट हैज़ ऑल्सो कर्टेल ट्रांसजेंडर राइट्स। कर्टेल ट्रांसजेंडर राइट्स मतलब जो उनको ओपन राइट्स मिलना चाहिए था, इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, उसको कर्टेल कर दिया गया, कम कर दिया गया है। लाइक स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन हो, हेल्थ केयर हो, which actually marks a regressive trend internationally कि यूएस जैसे, यूके जैसे कंट्रीज़ में अगर ये हो रहा है तो डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, वहाँ से वो कैटेगरी जो है वो क्या एक्सपेक्टेशन लेंगे। ऑलराइट, सो पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखते हो आप तो यहाँ पर है, ऐसा नहीं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ नहीं है। यस, इन 2019 एन एक्ट वॉज पास्ड कि ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, जिसके प्रोविजंस क्या है, इट रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन टू सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, कि ट्रांसजेंडर जो है उसको एक
इंडिपेंडेंट जेंडर बोला जा रहा है कि जैसे कि मेल एक जेंडर है, फीमेल एक जेंडर है, तो ट्रांस भी एक जेंडर माना जा रहा है। ऑलराइट, तो द एक्ट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर एट्सेट्रा। सो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो इट इज़ मच मोर प्रोग्रेसिव दैट इंडिया इज बिकेमिंग। ओके, then it mandates, this act mandates setting up of welfare boards, grievance and redressal system। ये तो एक्ट है, पर अभी अगर हम इसको इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बोलते हैं, इफ़ वी जस्ट डिस्कस अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, क्या इम्प्लीमेंटेशन हो गया है? क्या इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही आसान है? नहीं, इट इज़ अगेन फुल ऑफ चैलेंजेस। तो व्हाट आर द चैलेंजेस? लाइक देयर आर वेरी मच ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जैसे कि टू ऑब्टेन आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो उनको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जनरेट करवाना अलग से, ये एक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है। नेक्स्ट, लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि थोड़ी देर पहले अगर मैं टॉयलेट्स के बारे में बोलूँ तो वो एक प्रॉब्लम है। जेंडर न्यूट्रल स्पेसेस एज सच नहीं है, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो या फिर टॉयलेट्स हो, तो देयर इज़ नो सच इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया येट, सो दैट वी कैन सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019। ऑल्सो देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा चैलेंज जो है, और जो अगर सॉल्व हो जाए तो सारा का सारा प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए, वो है द कंटिन्यूड सोशल स्टिग्मा। जो लोगों के बीच, इंडियन सोसाइटी के बीच जो स्टिग्मा है कि ट्रांसजेंडर को बहुत ही एक निचली कैटेगरी, डिसएडवांटेज्ड, डिसकंटेंटेड, नॉन इक्विवेलेंट एक कैटेगरी समझा जा रहा है, तो वो सोशली स्टिग्मेटाइज है द इंडियन सोसाइटी, और इसी के वजह से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा वायलेंस केसेस रिपोर्ट होते हैं। ऑलराइट, सो दीज आर सर्टेन चैलेंजेस जो कि आपको एनालाइज करना है, सोचना है, इफ़ इट इज़ आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, तो ये मेंस में आएगा। ओके, तो और एक एक्ट है दैट इज़ योर नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज ट्रांसजेंडर पर्सन एज अ थर्ड जेंडर एंड कॉल्ड फॉर एफर्मेटिव एक्शन टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। तो 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो ट्रांसजेंडर है तो वो थर्ड जेंडर बोल के रिकॉग्नाइज किया जा रहा है इंडिया में, और गवर्नमेंट को बोला गया है टू टेक एफर्मेटिव एक्शन। एफर्मेटिव एक्शन मतलब उनके भलाई के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ किया जाए, सो दैट दे ऑल्सो एन्जॉयज द इक्वालिटी। ओके, so next question is about the next topic is of simultaneous election. So simultaneous election क्या है? Yes, everyone we know, but why we are discussing news? क्योंकि जो पैनल है, द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, वहाँ के पैनल ने बोला है कि साइमल्टेनियस पोल जो इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जाएगा ऑन द कंसेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, फिल्म पर्सनैलिटीज़ की व्यू भी उनको लेना है। तो हम आज देखेंगे कि फिल्म पर्सनैलिटीज़ के व्यू क्यों लेना है। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या है? इट इज़ होल्डिंग इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एट द सेम टाइम। ओके, सेम टाइम में, एक ही टाइम में साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाना, जहाँ पर एक ही ईयर में लोकसभा इलेक्शंस भी होंगे और साथ साथ उसी ईयर स्टेट के मतलब विधानसभा इलेक्शंस भी होंगे। दैट इज साइमल्टेनियस इलेक्शन। नाउ इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन कोई नया नहीं है, नया कंसेप्ट नहीं है। अगर 1951-52 और 1967 तक अगर हम देखते हैं तो इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन ही था, पर वो साइमल्टेनियस नहीं रहा बिकॉज ऑफ देखा गया कि स्टेट असेंबलीज बहुत बार प्री मिच्योर मतलब टाइम से पहले डिसॉल्व हो जाते थे। ऑलराइट, कि 5 ईयर कंप्लीट नहीं होता था ड्यू टू मेनी रीजंस, ड्यू टू पॉलिटिकल इशूज़ द स्टेट असेंबलीज वे डिसॉल्व। तो स्टेट असेंबलीज अगर डिसॉल्व होता रहता तो वो साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं था। ओके, सो द साइकिल ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन ब्रोक डाउन। सो हमारा इस न्यू एनालिसिस में क्वेश्चन यही है, क्यों फिल्म इंडस्ट्री को कंसल्ट क्यों करना। देखिए, अभी अगर इंडिया में अगर हम बॉलीवुड बोले, सिर्फ मैं बॉलीवुड ले रहा हूँ, ऑल्सो द साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को भी आप ले सकते हो और रीजनल भी ले सकते हैं आप। तो क्यों इंडिया में जो फिल्म पर्सनैलिटीज़ है उनका एक अलग ही पैक्ट है इंडियन सोसाइटी में, उनका एक अलग फेस वैल्यू है कि आज इंडिया में अगर टीवी खोलो, अगर कुछ पर्सनैलिटी के नाम लेने को लिए बोलो आप, तो पीपल मे टेक शाहरुख खान, सलमान खान या फिर रणबीर कपूर, किसी ना किसी फिल्म इंडस्ट्री के साथ जो इंटैक्ट इंसान है, तो
उनका ही नाम लेंगे, तो उनका एक प्रभाव बहुत ज़्यादा है इंडियन लोगों के ऊपर। सो एंड दे आर वेरी वेरी हाईली इन्फ्लुएंशियल इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। सो इसीलिए तो देखोगे आप डिफरेंट अदर कंपनीज जो भी हो, खराब चीज़ें अच्छी चीज़ें, दे टेक फिल्म इन पीपल, बॉलीवुड एक्टर या फिर साउथ इंडियन एक्टर टू एंड मेक देम द ब्रांड एम्बेसडर। क्यों? क्योंकि वो अगर कुछ प्रमोट कर रहे तो दैट विल इन्फ्लुएंस द पब्लिक। तो सिमिलरली अगर गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट एंड इट विल इम्प्लीमेंट द साइमल्टेनियस इलेक्शन, तो अगर बॉलीवुड के लोग या फिर फिल्म इंडस्ट्री के कोई भी लोग जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, वो अगर पब्लिक को समझाए तो शायद पब्लिक के ऊपर एक प्रभाव पड़ेगा, एक इम्पैक्ट होगा, लोग समझेंगे। ऑलराइट, तो वी आर नॉट हियर डिस्कसिंग अबाउट साइमल्टेनियस इलेक्शंस के प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। बहुत से प्रोज है, बहुत से कॉन्स है, वो कभी और हम डिस्कस करेंगे, पर आज जो न्यूज़ में आया है वही हम बता रहे हैं। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कंसल्टेशन, तो डेमोक्रेसी में क्या है? डेमोक्रेसी में हम सब लोग डिसीजंस लेते हैं। सो अगर फिल्म पर्सनैलिटीज़ अगर वो हाईली इन्फ्लुएंशियल है और उनकी बात लोग मानते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, तो उनका भी ये अधिकार है, तो वो भी डिसीजंस में अपना योगदान दे। सो एंश्योरिंग अ ब्रॉड एरे ऑफ व्यू पॉइंट, तो अलग अलग जगह से अगर फिल्म स्टार्स आएंगे तो अलग अलग जगह के व्यू पॉइंट्स भी वो दे पाएंगे, बिकॉज दे ऑल रियली इंटरेक्ट विद पीपल इन अ लार्जर स्पेस। सो इलेक्शंस इम्पैक्ट ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग द एंटरटेनमेंट सेक्टर, तो एंटरटेनमेंट सेक्टर का भी राइट है डिसीजन मेकिंग में। इसी वजह से दो जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, उन्होंने ये डिसीजन लिया है, फिल्म पर्सनैलिटी को वो अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे। नेक्स्ट, ट्रम्प्स इम्पैक्ट ऑन बॉन्ड्स। ओके, सो ये हम सबको पता है, बहुत बार हमने हमारे एनालिसिस में ये डिस्कस किया है। द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम इज विटनेसिंग वॉलेटिलिटी ड्यू टू अनकन्वेंशनल पॉलिसी मूव बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। सो जो ट्रंप एंड टैरिफ जो चल रहा है, तो वही रिलेटेड कुछ है। तो हम जस्ट यहाँ पर देखेंगे कि ट्रंप के जो पॉलिसीज़ है उसके ऊपर बॉन्ड का क्या इम्पैक्ट है। ऑलराइट, तो प्रीलिम्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट है अबाउट क्वेश्चंस ऑफ बॉन्ड यील्ड क्या है, वी विल जस्ट डिस्कस। बहुत ही एकदम छोटे से एग्जांपल में आज मैं आपको समझाऊंगा ये बॉन्ड यील्ड क्या है। ऑलराइट, एंड मेंस के लिए ये मेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, ये ट्रिवियल है मेंस के हिसाब से, प्रीलिम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बॉन्ड यील्ड। सो देखिए बॉन्ड क्या है। बॉन्ड एक्चुअली ये है एक डेट इंस्ट्रूमेंट। तो ये कॉरपोरेट्स हो या फिर गवर्नमेंट हो, अगर उनको पब्लिक से लोन चाहिए तो वो बॉन्ड इशू करके अपना लोन लेता है। सो बॉन्ड इज अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंटिंग अ लोन मेड बाय एन इन्वेस्टर टू अ बोरोवर। तो गवर्नमेंट, हम चलिए एग्जांपल में गवर्नमेंट मानते हैं, तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करेगा पब्लिक को और पब्लिक से पैसा लेगा। ऑलराइट, तो जो फेस वैल्यू है, तो बॉन्ड का जो वैल्यू है, अगर मान लीजिए कि $5,000 बॉन्ड का वैल्यू है, इट विल बी पेड बैक एट मैच्योरिटी। यील्ड जो है वो बॉन्ड का रिटर्न है। ठीक है, रिटर्न अर्नड बाय होल्डिंग द बॉन्ड टिल मैच्योरिटी, वो है बॉन्ड यील्ड। ऑलराइट, यहाँ पर बॉन्ड यील्ड जो है और बॉन्ड प्राइस, दे आर इनवर्सली रिलेशनशिप। बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड, अगर बॉन्ड प्राइस अगर इंक्रीज हो, इनवर्स रिलेशनशिप मतलब यहाँ पर अगर बॉन्ड प्राइस, देखिए बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अगर बॉन्ड प्राइस इंक्रीज हो तो बॉन्ड यील्ड क्या होगा? डिक्रीज होगा। यील्ड का मतलब है रिटर्न। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए यहाँ पर, सपोज द गवर्नमेंट, अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट हैड इशूड अ बॉन्ड ऑफ $1,000, गवर्नमेंट ने $1,000 का बॉन्ड इशू किया है। ऑलराइट, और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट, जिसको हम कहते हैं कूपन रेट, कूपन मतलब इंटरेस्ट, यहाँ पर कूपन रेट जो है वो मान लीजिए 5%। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसका एब्सोल्यूट नंबर निकालते हैं, अगर इंटरेस्ट हम निकालते हैं यहाँ पर बॉन्ड का, तो इंटरेस्ट मिलता है यहाँ पर $50 इसका इंटरेस्ट होगा। फाइन, तो बॉन्ड जो है अभी ये जो है ना, वो नेगोशिएबल है, मार्केटेबल है, वो ट्रेडेबल है, तो वो ओपन मार्केट में खरीदा और बेचा जाता है। तो बॉन्ड का ओपन मार्केट में अपना ही डिमांड और सप्लाई चलता है, जिसके वजह से ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड प्राइस है, इसमें इंक्रीज या फिर डिक्रीज आएगा। मान लीजिए किसी भी कारणवश बॉन्ड का जो वैल्यू है वो डिक्रीज हुआ है, वो डिक्रीज होके हो गया है कितना? $900। तो $900 अगर हो जाए, पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1000 के ऊपर ही इंटरेस्ट मिलेगा।
1000 के ऊपर ही इंटरेस्ट मिलेगा, कितना 5%, वो है $50। तो बॉन्ड का प्राइस मार्केट में अभी कितना है 900, पर जो बॉन्ड होल्डर है उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, उसको मिलेगा इंटरेस्ट $50। तो अगर आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन करते हो तो आपको मिलेगा अराउंड 5.56%। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप क्या देखते हो कि यहाँ पर जो बॉन्ड 1000 था वो बॉन्ड 900 का हुआ। तो बॉन्ड प्राइस अगर डिक्रीज, वहाँ पे मेरे एग्जांपल में यहाँ पर बॉन्ड प्राइस डिक्रीज हुआ है और बॉन्ड यील्ड जो है 5% से 5.56% आया है, तो बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हुआ है। तो यही है कि बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड दे आर इनवर्सली रिलेटेड। सो इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन बॉन्ड, तो अगर इन्फ्लेशन होता है तो बॉन्ड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, हायर इन्फ्लेशन इरोड्स बॉन्ड रिटर्न। क्यों? अगर बॉन्ड का जो वैल्यू है वो कम होता है तो इंक्रीज क्या होता है, वो आपका कूपन रेट, सॉरी बॉन्ड यील्ड, ये है बॉन्ड यील्ड। ऑलराइट, पर अगर इन्फ्लेशन के वजह से आपको देखना होगा, इन्फ्लेशन के वजह से जो बॉन्ड है बॉन्ड का वैल्यू इंक्रीज होगा। इफ देर इज इन्फ्लेशन द बॉन्ड वैल्यू ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस, क्योंकि इन्फ्लेशन के टाइम इक्विटी मार्केट डाउन जाता है, स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि जो बिजनेस है उनके प्रॉफिटेबिलिटी हिट होते हैं। जहाँ पर डेट इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो जाते हैं, फेड जो है या फिर आरबीआई जो है अपने अपने सेंट्रल बैंक जो है कंट्रीज के, वो अपने इंटरेस्ट रेट्स, रेपो हो, फेड रेट हो, जो भी पॉलिसी रेट्स हो उनको इंक्रीज करेंगे। वो इंक्रीज करने के वजह से जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और बॉन्ड क्या है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, वो लोन है, तो लोन के अगेंस्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो लोन देने का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए बॉन्ड का वैल्यू इंक्रीज होगा, तो बॉन्ड प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो बॉन्ड प्राइस अगर इंक्रीज होगा, बॉन्ड यील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो हायर इन्फ्लेशन इरोड्स बॉन्ड रिटर्न, पर बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज होगा, ये आप याद रखिए। सो एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन लीड्स टू हायर इंटरेस्ट रेट्स कॉजिंग बॉन्ड प्राइस टू फॉल एंड बॉन्ड यील्ड टू राइट। जो मैंने बोला है ये यहाँ पर ही लिखा हुआ है। ओके, सो क्या है, अभी क्या चल रहा है, टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट रेज डोमेस्टिक प्राइसेस। तो जो टैरिफ है, यूएस के जो टैरिफ है वो डोमेस्टिक प्राइसेस को रेज किए हैं, तो इन्फ्लेशन रिस्क ज़्यादा बनता है। एंटिसिपेटिंग दिस, ये इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा उसको एंटिसिपेट करके जो बॉन्ड इन्वेस्टर है, दे स्टार्टेड सेलिंग देयर बॉन्ड, दे आर सेलिंग देयर बॉन्ड। तो बॉन्ड अगर सेल ज़्यादा हो रहा है तो प्राइस क्या होगा, प्राइस कम होगा। तो प्राइस अगर बॉन्ड का कम होगा तो यील्ड ज़्यादा होगा। ट्रंप ने क्रिटिसाइज किया है यहाँ पर, को ये तो एक्चुअली होना नहीं चाहिए था, होना चाहिए था उल्टा, कि ट्रंप क्रिटिसाइज फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल फॉर नॉट लोअरिंग रेट्स। तो उन्होंने ये जो होना चाहिए, तो इसके वजह से जो रेट है, पॉलिसी रेट, इन्फ्लेशन के टाइम तो पॉलिसी रेट इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, पर यहाँ पर ट्रंप ने बोला है यहाँ पर डिक्रीज करने के लिए इंटरेस्ट रेट, सो दैट इन्फ्लेशन को कैटर किया जाए। तो ट्रम्प्स अटेम्प्ट्स टू इंटरफेयर विथ मॉनेटरी पॉलिसी अंडरमाइन फेड्स क्रेडिबिलिटी। तो देखिए, अभी जो सेंट्रल बैंक है हर एक कंट्री का, वो तो इंडिपेंडेंट है और गवर्नमेंट अलग है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर ट्रम्प जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है फेड चेयरमैन को कि आपने रेट को क्यों लोअर नहीं किया है। तो अगर तो यहाँ पर ट्रम्प गवर्नमेंट जो है, इट इज़ इंटरफेयरिंग विद द रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक, लीड्स टू मार्केट अनसर्टेनिटी एंड वीकेंस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। ठीक है, सो नेक्स्ट इज H5N1। तो NIV क्या है, NIV इज योर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। वो कहाँ है, वो है पुणे में। तो न्यूज़ क्या है, द NIV शेयर्स H5N1 जीनोम डेटा विद पब्लिक डेटाबेस एज शेयर्ड द H5N1 जीनोम सिक्वेंसिंग विथ GISAD। तो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। H5N1 क्या है, देखते हैं। H5N1 जो है वो एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, एवियन वायरस है, वो हवा में आकर वो वायरस आपको अटैक करेगा। सो H5N1 इज अ सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस, याद रखिए, ये प्रीलिम्स कंटेंट है। इट प्राइमरीली इन्फेक्ट्स बर्ड्स बट कैन ऑल्सो इन्फेक्ट ह्यूमन, ऑफन कॉजिंग सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस एंड इवन डेथ। सो H5N1 क्या बनता है, ये बनता है फैटल। ठीक है, it has pandemic potential due to high mortality rates in humans. So H5N1 जो है ये फैटल है और इसके पास पेंडेमिक क्रिएट करने का पोटेंशियलिटी भी ज़्यादा है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड होने के चांसेस है। नाउ नेक्स्ट एक टर्म हमको मिला था जीनोम सिक्वेंसिंग। तो जीनोम सिक्वेंसिंग क्या है, इट इज़ द प्रोसेस टू डिटरमाइन द कंप्लीट DNA ऑफ अ वायरस और एनी ऑर्गेनिज्म
ओके, ऑर्गेनिजम्स जीनोम, जीनोम मतलब जीन स्ट्रक्चर, जीन स्ट्रक्चर को पूरा एनालाइज करना, सीक्वेंस करना इस जीनोम सीक्वेंसिंग। तो जीनोम सीक्वेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? जीनोम सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट है जो वायरस जो म्यूटेट करता है उसको ट्रैक करने का, क्या वो पावरफुल बन रहा है, क्या वो कम पावरफुल बन रहा है, टू अंडरस्टैंड ट्रांसमिशन पैटर्न, तो ये किस पैटर्न से ट्रांसमिट होता है, एंड इम्पॉर्टेंटली टू डेवलप वैक्सीन एंड टारगेटेड थेरेपीज। तो ट्रीटमेंट निकालने के लिए ये जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज़ में वही है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा NIV ने शेयर किया है विथ ग्लोबल, क्या ये देखिए, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा। तो यहाँ पर हर एक कंट्रीज़ के जो भी रिसर्च लेबोरेटरी है, जो वायरस बैक्टीरिया जो भी है, तो जीन के जो सीक्वेंसिंग डेटा है वो ग्लोबली रिलीज करते हैं, सो दैट एवरीवन कैन गेट एक्सेस टू इट एंड एक्ट अपॉन देयर ओन, और वो अपने थेरेपीज या फिर मेडिसिन वैक्सीन निकालेंगे। सिमिलरली कोविड के टाइम पे भी चाइना ने कोविड-19 का जीनोम सीक्वेंस करके इसी GIS एड में उन्होंने दिया था। ठीक है, तो यहाँ से आप GIS EID को भी पढ़ना। ओके, तो ये है न्यूज़, ऑलरेडी आई हैव जस्ट टोल्ड यू, यहाँ से आप देख लीजिएगा। नाउ इट इज़ द लास्ट वन, एक्सरसाइज ध्रुव तारा। अगेन दिस एक्सरसाइज ध्रुव तारा इज रिलेटेड विद द पहलगाम अटैक। जैसे कि हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज आक्रमण को देखा था, ये सिमिलर एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ध्रुव तारा। देखिए, सो इट इज एन अपकमिंग इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज शेड्यूल्ड फ्रॉम May 6 to May 11, मई 6 से मई 11 के बीच ये एक इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक एक्सरसाइज किया जाएगा, एक कॉम्बैट एक्सरसाइज किया जाएगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ IAF's बॉर्डर एफोर्ट। देखिए, जो आक्रमण है वो सेंट्रल वो सेंट्रल सेक्टर में किया जाएगा, पर ये जो है वो ब्रॉडर एफोर्ट्स जो है वो ज़्यादातर बॉर्डर एरियाज, मतलब जैसे कि लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के पास किया जाएगा। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ IAF's बॉर्डर एफोर्ट्स टू मेंटेन हाई ऑपरेशनल रेडीनेस। रेडीनेस का मतलब क्या? प्रस्तुति, कितना जल्दी वो एक्ट कर पाए, एंड एमिस राइजिंग टेंशंस नियर द LOC, कि अगर वार होने के चांसेस कुछ है तो इंडिया के साइड से इंडियन एयरफोर्स विल बी वेरी मच रेडी फॉलोइंग रिसेंट स्कर्मिशेस एंड टेरर इंसिडेंट्स। तो ये एक्सरसाइज क्या टाइप ऑफ एक्सरसाइज है? ये एक लार्ज स्केल एयर ऑपरेशन एक्सरसाइज होगा, फोकस ऑन ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस एंड कोऑर्डिनेटेड एरियल मैन्यूवर्स। और यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू वैलिडेट एंड एनहेंस कॉम्बैट रेडीनेस टू एंश्योर Air Force preparedness to respond on multi-dimensional security threats, to synchronize air operations involving a variety of platforms like fighter, transport, aircraft, UAVs and air defense system. Alright, so ये आप याद रखिए, ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लाइन ऑफ कंट्रोल में जो टेंशंस अगर हो जाए तो उसको कैटर करने के लिए वो एक ड्रिल करेंगे। Alright, okay students, so here we end our analysis. So students, if you are interested in our smart books, 10 books are there for prelims, तो आप इसको ऑर्डर करके, ये there is 1 month, तो आप एक रिवाइज कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप इस नंबर पे ज़रूर कॉल कीजिए। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इट्स ग्रेट टू डू एनालिसिस एवरी डे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ये जो एनालिसिस है ये आपको कैसा लग रहा है, और आपको क्या अलग अलग टॉपिक्स में भी वीडियो चाहिए, और एनी मैसेज फॉर CACPS अकेडमी अगर आपके पास है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए।